integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। मैं लोकेश मोटवानी आप लोगों का स्वागत करता हूं। अपनी आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है और अपन ने आज सिर्फ और सिर्फ मिसलिनियस टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, मिसलिनियस टॉपिक्स में जो अपने छूट गए हैं जैसे कंबाइंड स्ट्रेस हो गया, स्प्रिंग्स हो गया। ठीक है, हमारे सिलेबस में एक एक चीज अपन ने कवर करी है, सारे चैप्टर्स अपन ने कवर कर लिए। डिफ्लेक्शन कवर कर लिया, स्ट्रेंथ और शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, टॉर्शन, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, कॉलम सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज अपनी मिसलिनियस टॉपिक्स कवर कर रहा हूं मैं और पहला उसका टॉपिक है कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन। कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है क्या होगा कि जो हमारी बीम है या जो भी हमारा शाफ्ट रहेगा उसमें क्या क्या होंगे, बेंडिंग और टॉर्शन दोनों होगा। जैसे बेंडिंग मोमेंट और टॉर्शन मोमेंट, टॉर्क, ठीक है, दोनों अप्लाइड करेंगे और उसमें स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम ले लो या एक शाफ्ट ले लो, चलो कैंटिलीवर ले लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये ले लो, एक मैंने कैंटिलीवर टाइप्स शाफ्ट ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ठीक है, देखो ये इसकी एक्सिस होती है, ये इसकी एक्सिस होती है। अगर मैं एक्सिस के अबाउट मोमेंट लगाता हूं तो वो क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। और इसके परपेंडिकुलर लगाऊं, परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स एक्सिस पे अगर मोमेंट लगाता हूं, ठीक है, अगर मोमेंट इसके एक्सिस के मतलब एक्सियल, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, एक्सियल डायरेक्शन इसकी होगी, इसकी एक्सियल डायरेक्शन के अबाउट देखो, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट लगाता हूं तो ये ट्विस्टिंग क्रिएट करता है, इसीलिए अपन इसको टॉर्क बोला था। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंट लगाऊंगा तो ये होता है बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट नॉर्मल। ठीक है, तो अब इस मोमेंट के कारण और इस टॉर्क के कारण यहां कैसे कैसे स्ट्रेसेस आएंगे। मान लो मैंने ये एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मेरे को स्ट्रेसेस चाहिए, तो कौन कौन से स्ट्रेसेस आएंगे, एक तो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा इस मोमेंट के कारण, एक शियर स्ट्रेस आएगा इस टॉर्शन के कारण। अपन ने इन दोनों को अलग अलग देख चुके हैं। बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में ये मोमेंट के कारण स्ट्रेस निकाला था और टॉर्क वाले चैप्टर में अपन ने इस टॉर्क के कारण इसका क्या निकाला था, शियर स्ट्रेस निकाला था। क्लियर। अब कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन आ गया हमारे, तो कंबाइंड में क्या होगा, एक ही शाफ्ट में मोमेंट भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। तो अब हमारे मोमेंट्स कैसे आएंगे, कैसे स्ट्रेसेस आएंगे। तो अगर मैं एट ए पॉइंट की बात करूं, एट पॉइंट ए, ठीक है, तो इस पॉइंट पर देखो बेंडिंग स्ट्रेस का अपन ने देखा था कि डायग्राम कैसे बनता है कि जो एक्सियल, ये न्यूट्रल एक्सिस ही मान लो, ठीक है, यहां से ये, ठीक है, यानी जो एक्सट्रीम फाइबर्स पे होता है वहां पे क्या मिलता है, हमें मैक्सिमम मिलता है कंप्रेशन और यहां टेंशन। ये ऐसा होगा क्या, ये कैंटिलीवर है तो उल्टा होगा ना, नीचे कंप्रेशन और ऊपर टेंशन। ठीक है, ये अपन ने क्या देखा था, बेंडिंग स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था ऐसे। ठीक, देखो याद करो अपन ने बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में किया था ना। तो बताओ एट पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर क्या 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 स्ट्रेसेस, कैसे स्ट्रेसेस निकालते हैं, m अपॉन आई इज इक्वल्स टू f अपॉन वाई, यही करेंगे। क्लियर। तो f कितना आएगा, देखो m y बाई आई, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, तो y कितना होता है, d बाई टू। देखो ये अगर इसका डायमीटर d है तो यहां इस सेक्शन पर ये y कितना लेता है न्यूट्रल एक्सिस से, ये न्यूट्रल एक्सिस होगी ना, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो y कितना हो जाएगा, d बाई टू, आई कितना आता है, अब ये सर्कुलर है तो पाई बाई 64 d4, यही लेंगे। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 32m अपॉन पाई डी क्यूब, ये निकल जाएगा हमारे पास सिग्मा बेंडिंग। और ये अपन चीज पहले निकाल चुके हैं, कौन से, बेंडिंग स्ट्रेस में। ठीक, तो ये तो अभी कौन सा आया, नॉर्मल स्ट्रेस आएगा या बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर 32m अपॉन पाई डी क्यूब, एक आएगा ये का यही। और शियर स्ट्रेस भी आएगा टॉर्शन के कारण, तो शियर स्ट्रेस अपन ने देखा था कि ये, अब टॉर्शन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या होता है, टाउ बाई आर इक्वल्स टू T/J। देखो ये देखा था अपन ने, बिल्कुल। तो यहां देख लेते हैं,
तो टॉ कितना आ जाएगा, टी आर बाई जे। तो टी तो टी है टॉर्शन, आर कितना है, आर इस बार डी बाई 2 ले लो, और जे, अब जे देखा था अपन ने पाई बाई 32 पाई डी क्यूब, सॉरी पाई बाई 32 डी क्यूब, डी 4 सॉरी, क्यों, क्योंकि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल होता है ना। तो ये आ जाएगा 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब। ये क्या निकल जाएगा हमारे पास, 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब, टॉ निकल जाएगा 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब। ठीक है, तो बताओ इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आ रहे हैं और एक शियर स्ट्रेसेस भी आ रहे हैं, तो क्या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जो अपन देखो सारा जब सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अपन ने प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले में क्या देखा था कि एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है, एक शियर स्ट्रेस होता है, तो उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आएंगे। कैसे कैसे आएंगे, अलग अलग थीटा पर मैं अगर ऑब्लिक प्लेन लेता, अभी तो ये तो नॉर्मल प्लेन है, ऑब्लिक प्लेन पर कैसे कैसे करेगा, बस वही वापस सारी चीजें वही आ रही है, बट यहाँ एक बेंडिंग आ गया, एक शियर स्ट्रेस आ गया। ओके, तो अगर मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करता हूं, ठीक है, ये अपन ने निकाल चुके हैं। अब एक स्ट्रेस ये लग रहा है, एक स्ट्रेस ये लग रहा है, तो अब एक स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा, कितना लग रहा है 32 m अपॉन पाई डी क्यूब के बराबर, और एक लग रहा है टॉ, कितना लग रहा है 16 t अपॉन पाई डी क्यूब के बराबर। तो सिग्मा 1/2 ये कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, बताओ। अगर मैं डायरेक्ट दो स्ट्रेसेस होते हैं तो P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस माइनस, याद करो अपन ने पहले चैप्टर में ही देखा था, P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यही होता था कि अगर दो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं P1 और P2 तो ये मैक्सिमम स्ट्रेसेस ऐसे निकलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक, अच्छा, अब P1 और P2 की जगह तो सिर्फ एक सिग्मा एक ही है, यही है, यानी यहां क्या लिखूंगा मैं 32 m अपॉन पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाई 2 प्लस, क्योंकि देखो P2 तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही स्ट्रेस लग रहा है। अगर हमारे स्ट्रेस एलिमेंट बनाऊं तो स्ट्रेस एलिमेंट कैसे लगेगा कि एक बस ये लग रहा है सिग्मा, ये वाला सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस, और क्या लग रहा है शियर स्ट्रेस, ये टॉ शियर स्ट्रेस लग रहा है बस। तो यहां लगाओ अंडर रूट, यहां कितना आ जाएगा, इसका डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, वही 32 m अपॉन पाई डी क्यूब बाई 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस शियर स्ट्रेस कौन सा, ये है, तो इसका 16 t अपॉन पाई डी क्यूब होल स्क्वायर। तो इसको इवेल्युएट कर सकते हैं अपन, इसको इवेल्युएट कर सकते हैं कैसे, 16 यहां पे भी देखो यही आएगा 16 अपॉन पाई डी क्यूब, ये कॉमन निकल जाएगा, 16 अपॉन पाई डी क्यूब कॉमन निकल जाएगा। यहां आएगा m प्लस माइनस, देखो m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हमारे काम की चीज है। ये क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और अगर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लूंगा तो प्लस वाला, और माइनर वाला लूंगा तो माइनस वाला। ठीक है, ये सिग्मा 1/2 का मतलब समझ जाएगा, माइनस होगा तो सिग्मा 2 हो जाएगा, सिग्मा 1 क्या हो जाएगा प्लस, ये अपन प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, अगर मेरे को पूछे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताओ तो ये भी अपन ने देखा था कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 होता है, देखा था। ठीक है, ये देखो वही वापस सब पूरी चीजें हैं, बस इस बार क्या है स्ट्रेसेस की वैल्यू चेंज हो रही है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाई 2 करो, कितना आएगा देखो 16 अपॉन पाई डी क्यूब अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आएगा किसके बराबर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये हमारे काम की चीज है एक और। ठीक है, अब ये दो हमें चीजें याद रखनी है, कौन सी, ये जो आए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये आया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब खेल आता है। ठीक है, क्या बोलता है कि इक्विवेलेंट टॉर्क और इक्विवेलेंट मोमेंट बताओ, इक्विवेलेंट टॉर्क और इक्विवेलेंट मोमेंट। अब ये क्या नई चीज आई भाई, इक्विवेलेंट मोमेंट और इक्विवेलेंट टॉर्क, ये ध्यान रखना अभी, सिग्मा 1 2 और टाउ मैक्स। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा आप अपने जेई में क्वेश्चन यही आता है कि इक्विवेलेंट टॉर्क बताओ, ये इक्विवेलेंट मोमेंट बताओ, या इनका रेशियो बताओ। ठीक है, तो मैं बात करता हूं इक्विवेलेंट टॉर्क की। सबसे पहले इक्विवेलेंट टॉर्क की, देखो नाम आ रहा है इक्विवेलेंट, मतलब इन दो को हटा के सिर्फ मोमेंट और टॉर्शन को हटा के मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लगाऊं, टॉर्शन लगाऊं। देखो इक्विवेलेंट टॉर्क मतलब क्या वैल्यू हो टॉर्क की,
क्या वैल्यू हो, फिर वापस सुनना, क्या वैल्यू हो टॉर्क की कि हमें सिर्फ इस अकेले टॉर्क से क्या मिल जाए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसके बराबर मिल जाए। किसके बराबर? 16t अपॉन पाई डी क्यूब रूट एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्या बोला मैंने कि हम कितना टॉर्क लगाएं, सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लगाएं, मोमेंट लगाएं ना, कितना टॉर्क लगाएं कि इस अकेले के दम पर हमें क्या मिल जाए, शियर स्ट्रेस की वैल्यू ये मिल जाए। तो शियर स्ट्रेस अपन ने निकाला था कि 16t अपॉन पाई डी क्यूब होता है, ये टी अब टॉर्क इक्विवेलेंट लूंगा, इक्वल्स टू इसके बराबर कर दो 16t अपॉन पाई डी क्यूब अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसको डेफिनेशन भी मिल जाएगी। अपने को डेफिनेशन से क्या लेना देना इक्विवेलेंट टॉर्क की, हमें तो फॉर्मूले से मतलब है, ठीक है। तो टी कितना निकल जाएगा, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। देखो ये 16t अपॉन 16t कट गए, सीधा सीधा क्या आ गया, सीधा आ गया हमारे पास रूट एम स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये काम की चीज है, इक्विवेलेंट टॉर्क अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये डायरेक्ट अपना ऑप्शन में आ सकता है कि इक्विवेलेंट टॉर्क कितना होता है, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? अब ऐसे ही इक्विवेलेंट मोमेंट भी आएगा, इसका देख लो तुम, स्क्रीनशॉट ले लो भले, ठीक है। ऐसे ही इक्विवेलेंट मोमेंट भी आएगा, जैसे जैसे इक्विवेलेंट टॉर्क आया है वैसे इक्विवेलेंट मोमेंट भी आएगा। इक्विवेलेंट मोमेंट मतलब वही चीज कि कितना मोमेंट लगाऊं। अब सिर्फ और सिर्फ मोमेंट लगाऊं, टॉर्क नहीं लगाऊं, सिर्फ मोमेंट लगाऊं और इस मोमेंट के बल पर क्या आ जाए, मेरे को मैक्सिमम स्ट्रेसेस ये मिल जाए। मतलब 16t अपॉन पाई डी क्यूब एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर वाला, प्लस वाला लेंगे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं अपन, ठीक? समझ आई? तो 32m वही करेंगे इस बार, 32m इक्विवेलेंट अपॉन पाई डी क्यूब, क्योंकि अब मेरे पास बेंडिंग स्ट्रेस ये होता है और कितना लगाऊं कि डायरेक्ट मुझे ये मिल जाए। तो 16 अपॉन पाई डी क्यूब अंडर रूट एम प्लस माइनस, अब प्लस ही वाला ही लेंगे, सॉरी एम तो चला गया अंदर, पहले एम लेना है ना, एम प्लस, पहले एम है ना, पहले एम है, तो एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दो तो इक्विवेलेंट मोमेंट आ जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट मोमेंट आ जाएगा 1/2 एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट सवाल आते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से, इक्विवेलेंट टॉर्क और इक्विवेलेंट मोमेंट। ये तो इक्विवेलेंट मोमेंट आया, इक्विवेलेंट टॉर्क यहाँ लिख रहा हूं मैं, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ओके, क्लियर? अब देखते हैं, अभी जैसे अपन ने क्या देखा, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन देखा। अब अपन देखेंगे कंबाइंड एक्सियल लोड, कंबाइंड। अब जैसे अभी अपन ने किसकी बात करी, बीम्स की बात करी ना, अब कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। बेंडिंग और एक्सियल दोनों, ठीक है, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी कंबाइंड स्ट्रेसेस एक साथ ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर अपन ने लास्ट में ही कर रखा है ताकि सारे एक साथ कवर कर सके, कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स। ठीक है, तो देखो ये भी दो तरीके का कॉम्बिनेशन है। अब हमारे कॉलम्स में, अब जैसे मान लो ये एक कॉलम है, ठीक है, अपन ने इसेंट्रिसिटी की बात करी थी ना कॉलम में, ये कॉलम का सेक्शन है, ठीक है, ये टेबल नहीं है, ये कॉलम है, ऊपर से देखूंगा तो, ठीक है। अगर मैं इसको चलो इसकी बना देते हैं दिस टाइप में, क्लियर? ये मैंने इसकी एक्सिस बना दी। अच्छा, अब अगर यहां देखो, यहां मैं एक लोड लगाता हूं P, इधर P कैसे, ये यहां से तो EX बना रहा है, ये ओरिजिन है हमारा O, यहां से EY, इसेंट्रिसिटी इन X डायरेक्शन, ठीक है, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, X डायरेक्शन में इसेंट्रिसिटी EX और Y डायरेक्शन में EY, क्लियर? और इस पर्टिकुलर पॉइंट में मेरे को क्या निकालना है, स्ट्रेसेस निकालना है। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस कोऑर्डिनेट हो जाएगा y और यहां से हो जाएगा x। ये बात समझ आई क्या बोल रहा हूं? कि मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए, मेरे को ये पॉइंट है, मान लो मेरा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन P, ठीक है, ये P सब सेम हो जाएगा ना, कुछ और नाम देते हैं इसको नाम दे दो A पॉइंट, ठीक है, और ये है O और यहां मान लेते हैं B, C, D और E, क्लियर? तो देखो, और इसका एरिया मान लो गिवन है A, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे को
गिवन है ए। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पे देखना, ए पॉइंट पर एक तो एक्सियल फोर्स आ रहा है पी का, ठीक है, क्योंकि पी तो पूरे कॉलम पे लग रहा है। एक्सियल फोर्स, ये पी क्या है, ये वाला पी क्या है, एक्सियल फोर्स है कि नहीं है, एक्सियल फोर्स है ना, ये पी क्या है, एक्सियल फोर्स। ठीक, अब यहां ये क्या है, ई एक्स और ई वाई क्या है, इसेंट्रिसिटी इन एक्स और वाई डायरेक्शन। तो यहां पर एक मोमेंट भी आ रहा है ओ पॉइंट पर, देखो पी इंटू ई एक्स का भी आएगा और पी इंटू ई वाई का भी आएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट की वजह से, अब मोमेंट की वजह से भी स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, अभी अपन ने देखा था। ठीक है, तो बताओ अगर ए पॉइंट की बात करूं, सिग्मा ए की बात कर रहा हूं, तो एक तो हो जाएगा माइनस पी अपॉन ए कंप्रेशन। क्यों माइनस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये क्या है, कंप्रेशन। ठीक है, ये एक कंप्रेशन मेंबर है ना। और अब मोमेंट की वजह से, अब देखो मोमेंट की वजह से कैसे निकलते हैं स्ट्रेसेस, अभी अपन ने देखा था एफ एम वाई बाई आई, देखा था कि नहीं देखा था। तो बताओ अगर मैं P इंटू ई एक्स वाला मोमेंट लेता हूं, कौन सा, P इंटू ई एक्स वाला, P इंटू ई एक्स। ठीक है, अब ये तो मोमेंट आया ये डायरेक्शन में। ठीक है, y कितना लेंगे, y लेंगे अगर ये वाला है, देखो यहां से। ठीक है, अगर मैं ये सेक्शन लेता था, याद करो, अगर मैं ये सेक्शन लेता था तो y न्यूट्रल एक्सिस से लेता था। ठीक है, तो यहां आ जाएगा इंटू एक्स अपॉन आई वाई आएगा, ना कि आई एक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेता है। और ऐसे ही सिमिलरली p इंटू ई वाई, ये आया मोमेंट, देखो m मोमेंट आया इंटू y, इस बार y कितनी हो जाएगी, y के बराबर ये y, क्योंकि हमें a पॉइंट पे चाहिए, डिवाइडेड बाई आई एक्स। ये समझ आई कि नहीं आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जेई लेवल से ऊपर ही बता रहा हूं मैं, और फिर भी पूछ सकते हैं इसलिए। ठीक है, देखो पहला पी बाई ए एक्सियल, क्योंकि ये सारे स्ट्रेसेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस ना, ये भी नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस भी होता था नॉर्मल स्ट्रेस है, इसलिए ऐड कर रहा हूं मैं, शियर स्ट्रेस इसमें ऐड नहीं कर सकता था मैं। ठीक है, तो सिग्मा ए इस पॉइंट पर माइनस पी बाई ए एम इंटू वाई बाई आई यहां से, और पी इंटू ई वाई अपॉन आई एक्स, ये आ गया। क्या आ गया, ये किसकी इक्वेशन आ गई, इस पॉइंट के ऊपर आ गई। ठीक है, ए पॉइंट पर हमारे को क्या मिल गए, स्ट्रेसेस मिल गए। तो अगर मैं पी बाई ए कॉमन निकालूं, पी बाई ए कॉमन निकाल दूं माइनस में, 1 प्लस ई एक्स इंटू एक्स अपॉन, ठीक है, ई एक्स इंटू एक्स, और यहां से मैं ए कॉमन निकालता हूं तो यहां क्या बचेगा, देखो आई बाई वाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। यहां से अगर आई वाई को मैं लिखता हूं, देखो रेडियस ऑफ डायरेक्शन आई अपॉन ए होता है, तो आर स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू आई, तो यहां पर आर वाई स्क्वायर आएगा, आर वाई स्क्वायर प्लस ई इंटू वाई और आर एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास, स्ट्रेसेस आ गए। ठीक है, ये स्ट्रेसेस आ गए हमारे पास। अच्छा, अगर मेरे को न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, अगर मेरे को न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, न्यूट्रल एक्सिस में क्या होता है, स्ट्रेसेस जीरो होता है। अब जरूरी नहीं है ये न्यूट्रल एक्सिस हो। ठीक है, यहां पर ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस नहीं है, ये तो अपन ने माना ये सेंटर है, ओरिजिन है। ठीक है, अगर मुझे न्यूट्रल एक्सिस चाहिए तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, स्ट्रेसेस जीरो होते हैं, यानी इसको मैं जीरो के बराबर करूं, किसको, सिग्मा को, सिग्मा को जीरो के बराबर करना है मेरे को। तो इसको अगर जीरो के बराबर करता मैं, ठीक है, अगर इसको जीरो के बराबर करता, अभी जो अपन ने सिग्मा लिखा, क्या लिखा, माइनस पी अपॉन ए 1 प्लस ई एक्स इंटू एक्स अपॉन आर वाई का स्क्वायर प्लस ई वाई इंटू वाई अपॉन आर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको जीरो को पुट कर दूं तो ये हमारी, ये बी वाई ए कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो गया, बचा क्या, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी, एक्स, ये एक्स है, न्यूट्रल एक्सिस की इक्वेशन आ गई। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है कि इक्वेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ये इक्वल टू जीरो, तो ये क्या मिल गई हमारे को, इक्वेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्यों, अब ये न्यूट्रल एक्सिस ऐसे नहीं लाई करेगा कि सिंपल एक लाइन रहेगा, अब ये एक एरिया मिलेगा अपन को। ठीक है, अब मैं उस एरिया पे भी आने वाला हूं। ठीक है, ये एक एरिया मिलेगा अपन को। चलो, ये चीज समझ आई। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस समझ में आ गया, क्या करना था अपन को, बस स्ट्रेसेस जीरो करना था, स्ट्रेसेस को जीरो कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल गया। अब इस डायग्राम को हटाते हैं, नया डायग्राम बनाते हैं एक। ठीक है, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और उसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। ठीक है, ये था मेरा, ठीक,
ये था, ये थी मेरी, ठीक है। अब जो कर्व बनाने वाला हूं, अब जो डायग्राम बनाने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये वाली होती है हाइट हमारे पास। अगर ये वाली, ये लेंथ हमारे पास कितनी है, ये लेंथ है हमारे पास b है, ठीक है। ये अगर मैं b ले लेता हूं, क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन होता है, ये h ले लेता हूं, ये कॉलम की डायमेंशंस है, ठीक है। तो बताओ ये लेंथ और ये लेंथ, ऐसे ही सिमिलरली ये वाली, ठीक है। ये तो आ जाएगी b/6 b/6 और ये आ जाएगी h/6 और यहां पर भी h/6, ठीक है। अब ये क्या चीज है वो समझाने जा रहा हूं, ठीक है। देखो, अगर अब ये वाले पॉइंट मैंने लिया था, b पॉइंट, c पॉइंट, d पॉइंट, e पॉइंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या आई थी, देखो, ex इंटू एक्स अपॉन r/y² प्लस ey इंटू y अपॉन rx², ठीक है। यही आई थी, ठीक। अगर मेरे को इस b पॉइंट के ऊपर निकालना होता, ठीक है, अगर मेरी न्यूट्रल एक्सिस अगर मुझे b पॉइंट पे लानी होती तो मैं क्या करता, ये वाली कितनी डिस्टेंस थी, h/2 थी। अगर मेरे को स्ट्रेसेस ये निकालनी थी तो ये वाली कितनी थी, b/2 थी। अगर मैं इसेंट्रिसिटी की वैल्यू h/2 और क्या डालता, इसेंट्रिसिटी की नहीं, x और y की, ठीक है। अगर मैं ये x, क्योंकि मेरे पास इसेंट्रिसिटी तो कहीं भी लगे ना, लोड तो कहीं भी लगे, अपने को फर्क नहीं पड़ता, ex और ey। अगर मैं x और y की बात करूं, ठीक है, मतलब किस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, b पॉइंट पे निकाल रहा हूं। पहले a पॉइंट पे निकाला था तो x और y कितने लिए थे अपन ने, b/2 और h/2। तो क्या होता है, तो ये इक्वेशन बनती है हमारे पास ex अपॉन h/6 प्लस ey अपॉन b/6 इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव में आएंगे क्योंकि ये इस साइड है, इसलिए ये 1 जाके वहां पॉजिटिव हो चुका है। ये माइनस b/2 और माइनस x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस x है, देखो ये वाली x थी माइनस h/2 और y कितना था, माइनस b/2 था, ठीक है। तो ये वाला हमें क्या बोलता है, ये जो सेक्शन है अंदर वाला, इसको बोलेंगे कर्न ऑफ दी सेक्शन। और इधर क्या होंगे, नो टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है, नो टेंसाइल स्ट्रेसेस। टेंशन स्ट्रेसेस यहां पर क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये चीज हमारे काम की चीज है कि ये जो उस इक्वेशन से आया ना, उस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, ये डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कर्न ऑफ द सेक्शन, ठीक है, या कोर ऑफ द सेक्शन किसका, सर्कुलर रेक्टेंगुलर कॉलम का। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम है, h/6 और b/6, ये लेंथ सेंटर से b/6 h/6 और h/6, ठीक है। यानी इनसाइड द शेडेड एरिया देयर विल बी नो टेंशन एनीवेयर, ठीक है। इसके अंदर कोई टेंशन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन स्ट्रेसेस आएंगे, क्लियर। अच्छा, ये तो किसकी बात हुई, अभी रेक्टेंगुलर की बात हुई। ऐसे के ऐसे सर्कुलर में भी बात करेंगे अपन, क्योंकि कॉलम सर्कुलर भी होता है ना, ठीक है। ये ध्यान रखना, h/6 और v/6, क्योंकि इससे ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब ऐसे ही अगर सर्कुलर की बात करूं, सर्कुलर में भी एक एरिया ऐसे आएगा, और वो डायरेक्ट कितना आएगा, वो तुम लिख दो कि इसका जो डायमीटर होता है वो होता है d/4 और जो इसेंट्रिसिटी होती है वो कितनी होती है, d/8। ये ध्यान रखना, ठीक है। क्यों इसकी जो इसका डाया है, किसका, डाया ऑफ कर्न का, को ऐसे भी पूछते हैं डाया ऑफ कर्न कितना है, वो होता है d/4 और अगर इसेंट्रिसिटी बोले तो d/8। ये लेस देन लिखो, इसको ये लेस देन लिखो, d लेस देन, इक्वल टू क्यों, लेस देन में है ना, पूरा अंदर वाली भी कम में चाहिए ना अपन को। e अगर ग्रेटर देन d/8 हो जाएगा तो ये बाहर चला जाएगा अपना, ठीक। तो ये अगर किसकी बात करूं, सर्कुलर सेक्शन की बात करूं, सर्कुलर। तो ऐसे ही एक बार हॉलो का भी देखेंगे अपन, ठीक है। अगर हॉलो की बात करूं तो अगर हॉलो सेक्शन है, ठीक है, ये हॉलो सेक्शन है। अब इसका मुझे क्या चाहिए, कर्न चाहिए, तो इसका आएगा d² प्लस d² अपॉन 8d और जो हमारे को डाया मिलेगा, डाया ऑफ द कर्न मिलेगा
वो मिलेगा हमारे को d² + d² अपॉन 4d। क्लियर? देख लेते हैं एक बार सही है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये स्मॉल डायामीटर है d, इसका इंटरनल डायमीटर, और ये बड़ा वाला डायमीटर कैपिटल D, ये तो अपन देख ही चुके हैं। ये किसके लिए है? फॉर हॉलो सेक्शन। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि हॉलो सेक्शन के लिए इसेंट्रिसिटी मिनिमम कितनी होगी? d² + d² अपॉन 8d, और डाया ऑफ द कर्न कितना मिलेगा? ठीक है, कर्न अभी समझा दिखा हूं। कर्न मतलब ऐसा सेक्शन, उस सेक्शन में जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हो। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेसेस हो ही ना। क्लियर? तो ये हमें मिल चुका है। ठीक, तो कंबाइंड अपन ने देख लिया कि कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्सेस में अपन का क्या आया था कॉन्सेप्ट? डाया ऑफ दी कर्न आया था। अपन ने इसेंट्रिसिटी भी देखी और स्ट्रेसेस भी देखे। ठीक है, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और बचता है, स्प्रिंग्स। ठीक है, वो भी अपन कवर करते हैं इसी लेक्चर में। ठीक है, देखो, क्योंकि अपन ने ये लास्ट लेक्चर है अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उसके बाद अपन आरसीसी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इरिगेशन भी स्टार्ट होने वाली है और हमारी बीएमसी, तीनों सब्जेक्ट नए स्टार्ट होने वाले हैं और काफी सिलेबस हो चुका है अपना। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करने वाले स्प्रिंग्स। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर डीप में नहीं चलना है अपन को, सिर्फ और सिर्फ वो देखना है कि जो अपने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बस अपन नॉर्मल चीजें देखेंगे स्प्रिंग्स की, ज्यादा अपने को डीप में जाना ही नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है अपना। ठीक है, ज्यादा अपने को डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना अपने सिलेबस में देखो, एक सिर्फ टॉपिक स्प्रिंग्स एंड वाइब्रेशन, खासकर राजस्थान जेई और एसएससी जेई, सिर्फ जेई लेवल तक का ये क्वेश्चन आता है। बाकी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा और मोस्टली ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही नहीं स्प्रिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। चलो ठीक है, अब देखो नाम आ रहा है स्प्रिंग्स, तो पहले तो अपन ने देखा था कि स्प्रिंग कैसी होती है। ठीक है, स्प्रिंग अपन ने सबसे पहले कहां देखा था? पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपन ने सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग रेसिलियंस में देखा था। ठीक है, याद करो, सब चीजें सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अपन ने रेसिलियंस में देखा था। रेसिलियंस में क्या होता था कि एब्जॉर्ब एनर्जी करता था वो। ठीक है, मतलब मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, एब्जॉर्ब द एनर्जी। ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट, ये चीज देखी थी। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या होती है? स्प्रिंग हमारे क्या काम की मिलती है? पहली बात तो ये एब्जॉर्ब द एनर्जी करती है, एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड वाइब्रेशन। क्या काम आएगी? एनर्जी एंड वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज हो गई कि हम स्प्रिंग लगाते क्यों हैं और कहां लगाएंगे भाई? व्हीकल्स में लगाएंगे या अपने व्हीकल्स में लगती है या रेलवे स्टॉक्स में लगती है? रोलिंग स्टॉक्स। ठीक है, जो ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, उनको अपन रोलिंग स्टॉक्स बोला जाता है। ठीक है, तो व्हीकल्स, रेलवे, रोलिंग स्टॉक्स। अब क्या होते हैं वो अपन स्प्रिंग्स वहां क्यों लगाते हैं? ठीक है, जो ऊपर से लोड आता है, ठीक है, जो भी उस व्हीकल का लोड है, ठीक है, उसको अचानक से क्या करे? ट्रांसफर ना करे, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करे। ठीक है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, क्योंकि इंपैक्ट के साथ आता है वो लोड, इसीलिए। ठीक है, तो हमारे काम की चीज क्या है कि जो हमारी स्प्रिंग्स होती है वो क्या करती है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, वाइब्रेशन को कम करती है। और किस में काम आते हैं? सिंपल व्हीकल्स, और अभी अपन देख चुके हैं अपन, यहां तक कि साइकिल्स में भी शॉकर्स आते हैं। ठीक है, तो वो शॉकर्स स्प्रिंग से तो होती है। ठीक है, सीट के नीचे लगी हुई होती है, बहुत आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं टाइप्स की, ठीक है, स्प्रिंग्स की अगर मैं टाइप्स की बात करूं, तो पहली बात तो होता है कॉइल्ड। दो तरीके से अपन कर सकते हैं कॉइल्ड स्प्रिंग्स, जो ऐसी कॉइल्ड होती है, और एक होती है फ्लैट स्प्रिंग्स। इनको लीफ स्प्रिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, लीफ टाइप ऑफ स्प्रिंग। ये लीफ टाइप ऑफ स्प्रिंग अपने को बड़े बड़े ट्रक्स में मिलती है। ठीक है, लीफ टाइप ऑफ स्प्रिंग्स। ये तो हो गया उसके मटेरियल के अकॉर्डिंग या उसके ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग के टाइप्स है, कॉइल्ड स्प्रिंग्स या फ्लैट स्प्रिंग। अगर उसके अपन मोमेंट के या टॉर्शन के हिसाब से करें तो भी दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि डिपेंडिंग अपॉन दी लोड, तो कैसे स्प्रिंग को डिवाइड कर सकता हूं? पहला टॉर्शनल और दूसरा ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये वाली तो हो जाएगी बेंडिंग ओनली, ये हो जाएगी बेंडिंग ओनली, और ये वाली हो जाएगी टॉर्शन। बस
यही चीजें छोटी छोटी टाइप्स हैं। अब एक अपन देखते हैं क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है, ये डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है और अपने को सीधे सीधे एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। बहुत आसान, स्प्रिंग्स बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। ये मिसलिनियस टॉपिक्स अपन सारे इसलिए ले रहे हैं ताकि कुछ भी छूटे ना अपना सिलेबस। क्लोज कॉइल्ड स्प्रिंग हेलिकल, ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग्स, ठीक है। तो क्लोज कॉइल से मेरे को समझ में आ रहा है, मैंने अभी बनाने के लिए तो तुमको मैं बहुत वो बनाऊंगा, ठीक है। अब इसको तुम पहले डबल कर दो, कैसे भी कर दो। अब ये था डायग्राम, तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए बस, अपने को मतलब समझने से, ठीक है। तो ये टाइप की मान लो एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहां ऊपर से फिक्स्ड रहती है, ठीक है। और यहां पर अब इसको क्या बोलेंगे भैया, सब इन सब की कोई चीज होगी, यहां पर एक लोड लगा दो, एक्सियल फोर्स के कारण अब हमें इसका डिफॉर्मेशन चाहिए, पहली बात, ठीक है। अपन अभी क्लोज कॉइल स्प्रिंग्स को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसका अपन डिफॉर्मेशन निकाल सके, किस रिस्पेक्ट में, अपने लोड के कारण, एक्सियल लोड के कारण, ठीक है। तो ये एक सिमेट्रिक होती है, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये यूं जाएगा, लोड बीच में लगेगा, ठीक है। तो ये एक्सिस इसकी सिमेट्रिक है, मान लो इसको, चलो दूसरे डायग्राम दूसरे पेन से बना लेते हैं, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर हमारी इसकी, ठीक है, ये हमारे को क्या देगा, रेडियस, ठीक है, ये देगा हमको रेडियस, और क्या क्या है इसका, अगर ये वायर है, मान लो ये डायामीटर जो इसका वो डी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये किसी वायर से ही बनी होगी, स्प्रिंग स्टील की बनी होगी या किसी की बनी होगी, तो उसका खुद का भी तो डाया होगा, ठीक है, ये वाला डाया, ठीक है। एक तो इस डाया की बात कर रहा हूं, और ये रेडियस किसकी बात कर रहा हूं, जो ये कॉइल्स बना रही है, ठीक है। ये कॉइल्स ऐसे बनाएंगी, काटना पड़ेगा यार, ठीक है। तो इसका डाया, किसका, जो स्प्रिंग जिससे बनी है, स्प्रिंग किससे बनी है, स्टील से ही बनी होगी भाई। एक पूरी वायर थी, ये पूरी ऐसे एक डाया, डी डाया की एक वायर थी, इसी को ही तो मैंने मोड़ा है, इसी को ही तो मैंने मोड़ के स्प्रिंग बनाया है, ठीक है। तो जो इसका डाया, इसका खुद का डाया वो स्मॉल डी है, और ये जो कॉइल्स बन रही है उसका जो रेडियस है ये वाली हाफ से, ठीक है, वो मैं कैपिटल आर लिख रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने एन लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो जो डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है, डेल्टा, डेल्टा को मैं क्या लिख रहा हूं, डिफॉर्मेशन ड्यू टू डब्ल्यू, डिफॉर्मेशन ड्यू टू ये जो एक्सियल लोड लग रहा है वो आएगा 64 कैपिटल डब्ल्यू आर क्यूब एन अपॉन कैपिटल एन, और नीचे आ जाएगा डी टू द पावर 4, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला देखो रटने वाला है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है अपन को इसको समझने की ये कहां से आया, क्यों आया, बस अपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है ये, डिफॉर्मेशन ड्यू टू डब्ल्यू है। अब ये सब चीजें क्या है, डब्ल्यू अपन को पता है, आर पता है, एन पता है, ये कैपिटल एन क्या है, ये अपन कैपिटल एन अपन देख चुके हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। देखो जितनी चीजें काम की है ना अपन उतना ही पढ़ रहे हैं। स्मॉल डी पता ही अपने को, डाया किसका, ऑफ वायर, जो इस वायर का डाया है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता है स्टिफनेस, अब नया वर्ड आया है स्टिफनेस, ठीक है। अपन ये स्टिफनेस वाली चीज स्ट्रक्चर एनालिसिस में बहुत यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं स्टिफनेस की, स्टिफनेस को डिनोट करते हैं एस से, ठीक है, स्टिफनेस एस, और वो होता है लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन, लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन को मैं स्टिफनेस से बात करता हूं। तो मैं W बाई डेल्टा निकालूं यहां से, तो कितना आ जाएगा, देखो W बाई डेल्टा, ये डेल्टा यहां जाएगा, ये सारी वैल्यूज ऊपर चली जाएगी, यानी एन डी की पावर 4 अपॉन 64 आर क्यूब एन। ये हमारे काम की चीज है, डायरेक्ट स्टिफनेस से भी पूछ सकता है अपन को कि जो हमारी स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है, ठीक है, यानी लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है, वो स्प्रिंग कितनी स्टिफ है उसको क्या डिफॉर्मेशन आने के लिए, ठीक है। तो लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन को अपन स्टिफनेस करते हैं, ठीक है, एन डी 4, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है स्टिफनेस।
तो ये आगे देखो ये सारी मटेरियल की है चीजें, एन भी मटेरियल का, डी भी मटेरियल का, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एन, कैपिटल आर इसकी रेडियस है, ठीक है। तो ये स्टिफनेस हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्लियर? अब एक बात आती है कि जैसे अपन ने कॉम्बिनेशन देखे थे, ठीक है, ये इसका नोट कर लो, बस लास्ट टॉपिक एक और छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। जैसे अभी अपन ने किसकी कॉम्बिनेशंस देखे थे शाफ्ट के टॉर्शन में, याद करो, ठीक है। अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया था वैसे ही कि वैसा ही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन स्प्रिंग्स की लगाते हैं, क्योंकि अपन स्प्रिंग्स एक तो स्प्रिंग लगाएगा नहीं कोई भी, 2 या 3 स्प्रिंग्स लगाएंगे या जितनी भी लगाएंगे, तो वो कैसे होती है, ठीक है। तो पहले अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा स्प्रिंग का, कि अगर एक ये है तो दूसरा ये है, एक साथ ही दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर? इसकी स्टिफनेस S1, इसकी स्टिफनेस S2, तो इसकी स्टिफनेस का रिलेशन होता है इनकी S, जो अगर मैं टोटल स्टिफनेस की बात करूं इस पूरी स्प्रिंग की, तो S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 नहीं होता, ये तो पैरेलल में होता है। गड़बड़ कर दी, क्यों? क्योंकि देखो इसमें डिफॉर्मेशन क्या होता है, Δ1 प्लस Δ2, टोटल डिफॉर्मेशन जो हमारी स्प्रिंग का है वो इसका प्लस इसका होगा, डिफॉर्मेशन का रिलेशन ही होगा, स्टिफनेस का रिलेशन नहीं होता है। स्टिफनेस अपन ने क्या देखी थी, देखो लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन देखी थी, लोड तो दोनों में सेम डब्ल्यू लग रहा है, ठीक है। तो स्टिफनेस को मैं ये लिख सकता हूं, इस डेल्टा को मैं यहां से डेल्टा निकाल सके W/S लिख सकता हूं, इस डेल्टा में डालो W/S, इस Δ1 में डालो W/S1 और यहां डालो W/S2, तो क्या निकल के आ गया, W से W कैंसिल और हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया 1/S इक्वल्स टू 1/S1 प्लस 1/S2। ये देखो ये रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है स्प्रिंग्स का, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसी लगेगी स्प्रिंग, दोनों पैरेलल ही लगेगी, ठीक है। और अब यहां W लगेगा इनका, तो ये जो W है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा W1 और W2, यहां पे डिफॉर्मेशन सेम आएंगे, यहां Δ1 इक्वल टू Δ2 आएगा, बट W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 आएगा। क्लियर? और अगर डेल्टा W इक्वल टू W1 प्लस W2 है तो इस फॉर्मूले में से W निकाल सकता हूं S इंटू, तो यहां पे कितना जाएगा S इंटू डेल्टा, S इंटू डेल्टा, यहां कितना आएगा S1 इंटू डेल्टा, इधर भी S2 इंटू डेल्टा, तो यहां से डेल्टा डेल्टा कैंसिल होके S कितना आ गया S1 प्लस S2। इक्विवेलेंट स्टिफनेस बोलूं, टोटल स्टिफनेस बोलूं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा कि एक की S1 है एक की S2 है, तो S कितना होगा, इसमें पूछे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। जितना अपन का सिलेबस है वो मैंने पूरा कवर कर चुका हूं, ठीक है। अच्छा, एक बात आती है, जैसे अपने सॉम के सिलेबस में रिटेनिंग वॉल्स गिवन है और डैम्स गिवन है, वो आपने दूसरे सब्जेक्ट में कवर हो जाएंगे, अपने को सॉम में नहीं पढ़नी है ये चीजें, ठीक है। जो अपने इसके सब्जेक्ट है, जैसे डैम्स है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में अपन करेंगे रिटेनिंग वॉल वगैरह, ठीक है। वो जो जितनी भी चीजें बची हैं वो सब अलग सब्जेक्ट्स में एकदम अच्छे से कवर होगी, उसकी टेंशन मत लेना, सिलेबस पूरा हो रहा है अपना, क्योंकि उसके ऊपर एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन गिना भी नहीं जाता। जो अपने राजस्थान जेईई के बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो उसमें एक लाइन लिखी हुई है चिमनीज और रिटेनिंग वॉल्स वगैरह, ठीक है, वो सब अपन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, जो उनके सब्जेक्ट्स में आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो सब्जेक्ट में नहीं है, इसलिए अपन यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ो, आज अपना लास्ट लेक्चर था, इसके बाद एक अपन अभी क्वेश्चन सीरीज और चल रही है, ठीक है। मैं रोज का टेलीग्राम पे अपने को क्वेश्चंस मिल ही रहे हैं, आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कीजिए। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, अब अपन आरसीसी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, इरिगेशन इंजीनियरिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, और बीएमसी, ठीक है, बेंडिंग का देखो बेंडिंग ही चल रहा है, ठीक है, बेंडिंग नहीं बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट, और अच्छे से पढ़ो और अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, उनको उन तक भी तो पहुंचे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.